नमस्कार। मैं हूँ रमा और स्वागत है आपका दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो वर्षों से किसानों तक वैज्ञानिक तकनीक, सरकार की योजनाओं और साथ ही साथ किस प्रकार से आप अपनी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पा सकते हैं, ये जानकारी आप तक साझा करता है। आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं मत्स्य और मखाना की खेती के बारे में और सबसे अच्छी बात ये है कि किस प्रकार से आप एक ही तालाब में कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल। किसानों को डिजिटल पहचान के लिए सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत की। उन्नत प्रभेद से मशरूम की खेती, मुनाफे की खेती। खेतों में सीधे बुआई का काम करता है सुपर सीडर मशीन। अब खबर विस्तार से। राज्य में कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत की है। फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को डिजिटल पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि ऋण, बीमा सब्सिडी, कृषि इनपुट और सरकारी खरीद में सुगमता जैसी योजनाओं से किसानों को सीधे जोड़ा जा सकेगा। बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 73,37,217 किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। भारत सरकार की एग्री स्टेक योजना के अंतर्गत राज्य के 31,12,581 किसानों को फार्मर आईडी बनाने का काम किया जा रहा है। कृषि मंत्री श्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि महाअभियान के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्प है और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को डिजिटल पहचान मुहैया कराना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 21 किस्त जारी कर दिया गया है। इसमें 30,093 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में सीधा भेज दिया गया। वर्तमान में भारत की सरकार की एग्री स्टैक योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जो रैयत किसान हैं फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग और राजस्व भूमि सुधार विभाग संयुक्त रूप से प्रत्येक गांव में कैंप लगाने का काम किया जा रहा है ताकि फार्मर आईडी बनाया जा सके। ये प्रयास किया जा रहा है। मौसम का बदलाव मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों में भी कई तरह की परेशानियों को लेकर आता है। बदलते मौसम में पशुओं की विशेष देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय तापमान, नमी और वातावरण में आए बदलाव के कारण पशु जल्दी बीमार हो जाते हैं। मौसम में आए इस बदलाव के कारण पशुओं में निमोनिया के लक्षण देखे जाते हैं। इसमें सर्दी, खांसी, बुखार हो जाती है। 2.5 दिन रहने के कारण इसे अढ़ैया बुखार भी कहते हैं। अधिक बुखार की स्थिति में पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। अगर पशुओं में इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क कर तुरंत इलाज करवाएं। किसान भाइयों, चना एक प्रमुख दलहनी फसल है जो कम पानी में भी अधिक पैदावार देती है। इसके लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी के साथ साथ कीट प्रबंधन भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। चना में लगने वाले प्रमुख कीट है फली छेदक कीट। किसान भाइयों, अगर आप अपने खेतों में चना की बुआई किए हुए हैं तो इन दिनों चना के फसल में फली छेदक का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है। इससे बचाव के लिए कीटनाशी दवाओं का छिड़काव जरूर करें। रबी मौसम में गेहूं के साथ साथ चने की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन फसलों में कीट और बीमारियों का प्रकोप उत्पादन क्षमता को प्रभावित कर देता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। चने की फसल में फूल आने की अवस्था के दौरान कीटों का प्रकोप तेजी से बढ़ता है। यदि समय रहते इन पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो पूरी तरह से फसल बर्बाद हो सकती है। इन कीटों से बचाव के लिए एंडोक्साकार्प 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगर एंडोक्साकार्प उपलब्ध ना हो तो स्पिनोकार्प प्रति 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें, जिससे फली छेदक से काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। अगर तरीका बदला जाए तो किस्मत भी बदली जा सकती है और यहीं से शुरू होती है सफलता की एक नई कहानी।
मेहनत और लगन से किसी भी फसलों की खेती की जाए तो सफलता निश्चित है। सफलता की कहानी के इसी क्रम में आज हम आपको मिलवाते हैं गांव भागवतपुर परेरा जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान राजीव कुमार रंजन से। राजीव सरकार की योजना से लाभ लेकर मशरूम की खेती कर लागत मूल्य से 2 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। धीरे धीरे मैंने करके स्टार्टिंग में 2 कमरे लगाए थे, आज के डेट में 6 कमरा है। मेरी डेली की कैपेसिटी जो है लगभग 500 kg है डेली। स्टार्टिंग में हम लोग लगाए थे तो ये फार्म जो लगाए थे तो हमने 20 लाख रुपए बैंक से लिया था, लोन लिया था। कुछ पैसे हमने अपना लगाए थे 20 लाख, लगभग 45 लाख रुपए हमने लगाए थे। कंट्रोल यूनिट से स्टार्ट किया था और इसमें बागवानी मिशन पटना की तरफ से हमें 10 लाख की अनुदान राशि भी मिली थी। खेतों में सीधे बुआई का काम करता है सुपर सीडर मशीन। यह एक आधुनिक कृषि यंत्र है जो पारंपरिक तरीकों से होने वाले कामों को एक ही बार में करने की क्षमता रखता है। खेत की मिट्टी तैयार करना, खाद या बीज डालना और गुड़ाई करना, इससे समय, श्रम और पर्यावरण में होने वाले दबाव में कमी आती है। इसके अलावा सुपर सीडर भूमि में बचे अवशेषों को निकालकर मिट्टी में मिला देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है और पराली जलाने की समस्या खत्म हो जाती है। सुपर सीडर एक ऐसा आधुनिक कृषि मशीन जो एक ही बार में कई काम करने की क्षमता रखता है। चाहे खेत की जुताई हो, बीज की बुआई हो या फिर खेतों में खाद डालने का काम, सुपर सीडर मुख्य रूप से धान कटाई के बाद पराली प्रबंधन कर गेहूं की बुआई के लिए उपयोग की जाती है। ये कृषि यंत्र ट्रैक्टर के जरिए चलती है और किसान के काम को तेज और आसान बनाती है। समय और मेहनत बचाते हुए पराली जलाने की आवश्यकता को खत्म करती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब चलते हैं पटना के अनाज मंडी में और जानते हैं गेहूं और चावल के बाजार भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, शरबती गेहूं 4,500 रुपए प्रति क्विंटल, उसना चावल 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7,500 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8,000 रुपए प्रति क्विंटल और अरवा सुपर बासमती चावल 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटों में मौसम का हाल? आइए देखते हैं मौसम समाचार। मौसम विभाग पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटे में राजधानी पटना में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। तेज धूप खिलने के कारण गर्मी का एहसास होगा। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां हमने आपको दिखाया सरकार की नीति, सूचना, सफलता की कहानी, मंडी भाव और मौसम का हालचाल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर, जहां पर हम जानने वाले हैं मखाना और मत्स्य की खेती के बारे में। ये आप किसानों के लिए काफी ज्यादा लाभदायी होगा, क्योंकि आप जानने वाले हैं किसी एक्सपर्ट की सलाह। नमस्कार, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और सर, सबसे पहले आपसे सवाल ये होगा, हम मत्स्य और मखाना के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। किसान बंधुओं, मखाने के साथ मछली की खेती की एक ऐसी समेकित पद्धति है जिसमें हम मखाने के साथ एक ही जल क्षेत्र में मखाना और मछली दोनों का फसल लेते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि कम जगह पे, कम लागत पे हम ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी को कैसे सुनिश्चित कर सकें। तो ये जो मखाना के साथ मछली की जो खेती है, समेकित कृषि प्रबंधन की एक ऐसी तकनीकी है
जिसमें एक ही जल क्षेत्र में हम मखाना के साथ मछली की खेती भी करते हैं। और इसका जो मेन उद्देश्य है, लागत खर्च को घटाना, आमदनी को बढ़ाना, प्रति इकाई जो है उत्पादन को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन करना और पर्यावरण के साथ ये मित्रवत व्यवहार इस तरह के इंटीग्रेशन का होता है। इसीलिए किसान बंधुओं को इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में जो बढ़ती हुई जनसंख्या में जो है वो लैंड टू मैन रेशियो जो है, ज़मीन सिकुड़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो वैसी स्थिति में समेकित कृषि प्रबंधन और खेती का संघनीकरण एक आज के समय की एक मूलभूत आवश्यकता बन के उभरा है कि कम से कम जगह पे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें, और जो भी हमारे पास जलीय या फिर मिट्टी का उपलब्ध संसाधन है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा महत्तम उपयोग हम कैसे कर सकें। इसी दिशा में मखाना के साथ मछली पालन एक नई सिस्टम है, जिसके तहत जो है वो किसान मखाने के साथ मछली की खेती भी कर सकते हैं। धन्यवाद सर। मखाना मत्स्य की खेती में किस प्रकार से तालाब का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि तालाब ही सबसे प्रमुख है, तो इसके बारे में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। मखाना के साथ जब मछली की हम खेती करते हैं तो तालाब का चुनाव एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उसमें तालाब का चुनाव कैसा होना चाहिए और तालाब का प्रबंधन कैसा होना चाहिए। तो तालाब के चुनाव में सबसे पहले ऐसे तालाब का चुनाव करें जिस तालाब में पानी की गहराई जो है 3 से 4 फीट से ज़्यादा नहीं हो और उसके नीचे में जो है वो ह्यूमस गदलापन जो है ज़्यादा हो, ऐसे तालाब को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद में अमूमन क्या होता है कि मखाने की खेती आपको मिथिलांचल में ही, पूरे इंडिया में देखिए तो 80% मिथिलांचल में ही होता है। तो पहले लोग ट्रेडिशनल ढंग से मखाने की खेती करते थे तो उसमें मछली का समावेशन नहीं के बराबर होता था और थोड़ा बहुत जो है वायु श्वासी मछली का समावेशन होता था। लेकिन मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा की मदद से और राज्य सरकार मत्स्य विभाग की मदद से और जो एग्रीकल्चर का उद्यान निदेशालय है उसकी मदद से हम लोग मखाना सा मछली का भी एक ही तालाब में पद्धति डेवलप किया गया है, जिसमें आप जो है मखाने के साथ मछली की खेती भी कर सकते हैं। अब है कि तालाब को कैसे वर्गीकृत करेंगे। जब मछली को आप ये करेंगे, उसमें मखाने के साथ खेती करेंगे तो तालाब के एरिया का वर्गीकरण करना जरूरी होता है। 25% जो है जगह जो है वो छोड़ना पड़ता है, जिससे कि जो मछली को जो है घुलनशील ऑक्सीजन मिल सके, जहाँ पे मखाने के पौधों को निकालना पड़ता है। तो या तो आप सेंटर से निकालिए, अगर आप सेंटर में 25% एरिया तालाब के मध्य में छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सेंट्रल पॉन्ड टाइप ऑफ रिनोवेशन ट्रेंच। चारों साइड से छोड़ते हैं तो पेरीमीटर टाइप्स ऑफ रिनोवेशन ट्रेंच बोलते हैं, और दोनों बगल से छोड़ते हैं तो लेटरल टाइप ऑफ रिनोवेशन ट्रेंच बोलते हैं। यानी आपको 25% एरिया चारों साइड से या मध्य से या दोनों किनारे से तालाब को छोड़ना पड़ता है, जहां से मछली को घुलनशील ऑक्सीजन मिल सके, तभी जाके मछली उसमें सर्वाइव कर पाती है। तो इस तरह से तालाब का वर्गीकरण करेंगे। तालाब का वर्गीकरण कर लेने के बाद उसमें जो है उसका पॉन्ड मैनेजमेंट में आपको खल्ली जो है कम से कम 100 kg पर एकड़ के रेट से, गोबर जो है 2000 kg पर एकड़ के रेट से, सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है आपको 100 kg पर एकड़ के रेट से और यूरिया 50 kg पर एकड़ के रेट से डाल करके पानी को तैयार करेंगे उसकी उर्वरा शक्ति को बनाने के लिए। 1 सप्ताह के बाद जब पानी में उर्वरा शक्ति आ जाएगी, इसके बाद हम उसमें बिचड़ा डालने का काम, मछली का बिचड़ा डालने का, बीज डालने का काम या मखाना का बिचड़ा लगाने का काम हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम तालाब का प्रबंधन करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर टुनटुन सिंह जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि किस प्रकार से मछली का फसल प्रबंधन हम कर सकते हैं। जब हम मखाने के साथ मछली की खेती करते हैं तो मखाना इसका प्रथम प्राइमरी क्रॉप होता है और मछली इसका सेकेंडरी क्रॉप होता है, द्वितीय क्रॉप होता है। तो कहने का मतलब मखाना प्रधान फसल हो गया और द्वितीय फसल जो है मछली हो गया। तो मछली की प्रजाति को चुनाव जो है मखाना के साथ मछली की खेती में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 2 तरह की मतलब से बीज का मछली की प्रजाति का चुनाव किया जाता है। अगर आपने वायु सांसी मछली रखा है जिसके तहत आपको मंगड़ी आता है और सिंघी आता है, तो 8 से 10 हज़ार प्रति एकड़ के दर से हम तालाब में संचयन करेंगे। 2 से 5 ग्राम का बच्चा जो है सो करेंगे। और अगर हमको मिक्स फार्मिंग में करना है, रेहू कतला नैनी वगैरह में करना है, सिल्वर कार्प वगैरह में करना है, कॉमन कार्प में करना है, तो इसमें ध्यान देना है कि जो मिक्स फार्मिंग में कॉमन कार्प और ग्रास कार्प कभी नहीं करेंगे।
अदरवाइज वो घास खाती है, जलीय खरपतवार को खाती है, मखाने की फसल को नष्ट करेगी। और कॉमन कार्प नीचे में रहने वाली मछली है, तो वो मिट्टी को कोड़ती है, जिसके चलते मखाने का जब जड़ मजबूत नहीं होगा तो उसका फलन प्रभावित होगा। इसलिए इस दो प्रजाति को मिक्स फार्मिंग में नहीं करेंगे। तो अगर हम मिक्स फार्मिंग में रेहू कतला नैनी को करते हैं तो इसका जो है स्टॉकिंग डेंसिटी जो है 2000 प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं रखेंगे और बीज का जो औसत साइज होगा वो 20 से 25 ग्राम का होगा। इस तरह से हम बीज का संचयन करेंगे। बीज का संचयन करने के बाद प्रत्येक महीना में 15 केजी पर एकड़ के दर से चूना का छिड़काव करेंगे, जिससे कि पानी का जो है पीएच जो है मछली पालन के अनुकूल बना रहे। और प्रत्येक महीना में जो है 50 केजी पर एकड़ के दर से खल्ली जो है घोल करके देंगे और 15 केजी पर एकड़ के दर से हम जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट का छिड़काव करेंगे, जिससे कि पानी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और उसको प्राकृतिक भोजन के रूप में मछली को भोजन मिलता हुआ रहेगा। तो इस तरह से मछली में बीमारी नहीं आए, इसके लिए प्रत्येक महीने में कम से कम एकड़ में 500 ग्राम प्रति एकड़ के दर से पोटाशियम परमैंगनेट का घोल करके छिड़काव करेंगे, जिससे कि उसके रोग का बचाव किया जा सके। इस तरह से हम मछली के फसल का प्रबंधन मखाना सह मछली तालाब में हम कर पाएंगे। तो जी हाँ, हमने जाना मछली के फसल प्रबंधन के बारे में। अब जानते हैं डॉक्टर टुनटुन सिंह जी से कि किस प्रकार से हम मखाने की फसल का प्रबंधन कर सकते हैं। तो सर इसके बारे में आपने सही कहा। मखाने के प्रबंधन में किसान बंधुओं को ध्यान देना है कि पहली बार जो किसान अपने तालाब में मखाने की खेती कर रहे हैं तो मखाने का जो बीज होता है उसको गुर्री बोलते हैं। 40 केजी प्रति एकड़ के दर से अक्टूबर के महीने में उसका छिड़काव कर दें। बस पहला साल सिर्फ केवल बीज का छिड़काव करना पड़ता है। उसके बाद में प्रत्येक साल जो आपके तालाब में बीज बच जाएगा वहीं अगले फसल चक्र का बीज होता है। तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। सिर्फ एक बार किसान बंधुओं को तालाब में 40 केजी प्रति एकड़ के दर से गुरी का छिड़काव करना है अक्टूबर के महीने में। नवंबर दिसंबर में वो जो है वो सीडलिंग ऊपर आ जाएगा, पानी के ऊपर पत्ता आ जाएगा। मार्च तक जो है वो बड़ा पत्ता हो जाता है। अब किसान बंधुओं को ये देखना है कि छींटने के क्रम में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सघन है, कहीं कहीं साफ जो है वो बिचड़ा नहीं उगा है, तो उस जगह उसको ट्रांसप्लांटिंग करना है। वहाँ से बिचड़ा को उखाड़ करके फिर जहाँ पे बिरल है, जहाँ पे नहीं है लगा हुआ मखाने का पौधा, उस जगह उसको ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, प्रत्यारोपण करेंगे। इस तरह ये काम जनरली जो है वो मार्च से अप्रैल महीने में पूरा कर लेंगे। इसके बाद में मई में जनरली जो है पूरे तालाब में जो है 1 मीटर के डायमीटर में जो है वो तालाब में मखाने का पत्ता जो है वो फैल जाएगा। इसके बाद में उसकी मखान के पत्ते पे किसी भी तरह का कीट का असर नहीं हो, इसके लिए एक फेनीवाल, जनरली जो मखाना सह मछली पालन का अगर हम प्रयोग करेंगे तो किसी भी तरह का पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हल्का सा फेनीवाल और जो बायोजाइम का छिड़काव करके उसके जो मखाना का फसल है उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से आपको ये जुलाई वगैरह में उसमें फूल आएगा और अगस्त सितंबर से उसकी निकासी जो है चालू हो जाती है। मखाना सह मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही है। वो कृषि उद्यान निदेशालय द्वारा भी चलाई जा रही है, उद्योग विभाग द्वारा भी चलाई जा रही है और हमारे मत्स्य निदेशालय द्वारा भी चलाई जा रही है। निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था है और जो भी योजना व्यय होगा उस पर 25 से 35% तक किसानों को अनुदान दी जाती है। स्टार्टअप के तहत भी इसको प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है। इसको प्रमोट सरकार काफ़ी जोर शोर से कर रही है। काफ़ी प्राथमिकता के तौर पे इसको उद्योग विभाग के तहत भी रखा गया है। प्रक्रिया संबंधित किसान जो है उद्योग विभाग में, उद्यान निदेशालय में या जिला मत्स्य कार्यालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। प्रशिक्षण के लाभ के लिए fisheries.bihar.gov.in पे वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर टुनटुन सिंह जी, मखाना और मत्स्य की खेती के बारे में बताने के लिए। आशा है कि हमारे किसान भाइयों को इससे अधिक लाभ होगा। धन्यवाद। अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव में देखते हैं कृषि योजनाओं पर और साथ ही साथ सरकार की योजनाओं पर आधारित एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है।
भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए।
अभी आपने देखी सरकार की योजनाओं और कृषि योजनाओं पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म और साथ ही साथ अब बारी है आपसे विदा लेने की। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको वैज्ञानिक तकनीकों, सरकारी योजना और साथ ही साथ खेती बाड़ी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करता है। इन्हीं बातों के साथ आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, जहां आप तक ले आएंगे खेती बाड़ी की कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203 द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।